हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज कक्षा 11वीं भूगोल की इस सीरीज़ में आज हमारा नया अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। आज इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी के साथ साथ पृथ्वी की से उत्पत्ति से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जो परिकल्पनाएं हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, प्रकाश वर्ष क्या है। ये सभी चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो धीरे धीरे करके अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में हम सभी जानते हैं जैसा कि पृथ्वी को मानव का निवास स्थान माना जाता है। पृथ्वी मानव का ही नहीं, केवल मानव के साथ साथ समस्त सजीव, निर्जीव और भी बहुत सारे घटकों का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही पृथ्वी सौरमंडल का ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और बाकी का 29% हिस्सा आपको भूमि है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी बात करना होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ और भी जैसे खगोलीय पिंड हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सभी चीज़ों का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। वो सभी चीज़ें हम जानेंगे, अभी हमारा 3rd या 4th स्लाइड में वो चीज़ होगा। अभी बात करते हैं पृथ्वी के विकास अवस्था के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जब अपने इनिशियल स्टेज में था, अपने शुरुआती दौर में था, तो आग का गोला था, एक गर्म चट्टान और वीरान थी। देखिए मैंने लिखा भी है कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। इस पे वायुमंडल भी विरल था। इसकी रचना में हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई थी। समय दर समय बीतता गया, पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण पृथ्वी सुंदर बनी, पृथ्वी पर जल का आगमन हुआ, पृथ्वी पर जीने लायक जीवन के अनुकूल कुछ परिस्थितियां बनी और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन का पनपना स्टार्ट हुआ। माना जाता है कि पृथ्वी पर आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का शुरुआत हो चुका था। पृथ्वी की संरचना की जब बात करते हैं हम, पृथ्वी की संरचना परतदार है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि पृथ्वी की संरचना को क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। फिर कोर में भी 2 कोर होता है, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे डिस्क्राइब में, आगे के कुछ चैप्टर्स में हमारा यही सब है कि पृथ्वी की संरचना कैसे है। अभी बस ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसी थी। फिर से एक बार समराइज करते हैं। जब पृथ्वी स्टार्टिंग में चट्टानी, गर्म और वीरान थी, इसमें वायुमंडल भी बहुत विरल थी। इसकी संरचना में हाइड्रोजन और हीलियम 2 प्रमुख गैसें थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया, पृथ्वी सुंदर बनती गई। जो आज हमें पृथ्वी दिख रही है वैसा धीरे धीरे बनता गया, एक दिन की बात नहीं है वो। फिर पृथ्वी पर पानी का आगमन हुआ, पृथ्वी पर जीने लायक परिस्थितियां पैदा हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास के बारे में। जब हम पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की बात करते हैं तो पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ। पहली अवस्था में जो पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी वो सौर पवन के कारण दूर हो गई, पृथ्वी से दूर हो गई। यहाँ देखिए, पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई। फिर दूसरी अवस्था में जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी से बहुत सारा जल वाष्प और बहुत सारी गैसें प्रचुर मात्रा में बाहर निकली। देखिए, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने पर पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैस, जल वाष्प बाहर निकले, जिसमें जल वाष्प मीन्स वाटर वेपर, वाटर वेपर को जल वाष्प कहते हैं। वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में निकली। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर स्वतंत्र मात्रा में ऑक्सीजन की कमी थी। जब कंबाइंड फॉर्म की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन तो थी, बट अभी भी स्वतंत्र मात्रा में ऑक्सीजन की कमी थी। अब तीसरे अवस्था में क्या हुआ कि पृथ्वी पे लगातार विस्फोट होने लगा, ज्वालामुखी सब फटने लगे।
पृथ्वी पे लगातार ज्वालामुखी फटने लगा। ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारी वाष्प और गैस निकलने लगा। जैसे कि आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी वोल्केनो वगैरह का पिक्चर देखे होंगे तो उसमें बहुत सारी गैस निकलती है, लावा निकलता है, आग निकलता है। आग के साथ साथ वाष्प और गैस भी निकला। वो गैस एक जगह जाके संघनित हो गया। संघनित होने के कारण वो बादल बन गए। फिर बादल से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि पृथ्वी पर महासागर बने। महासागर बनने से उनमें जीवन का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ये प्रक्रिया और भी तीव्र हो गया और वायुमंडल का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कुछ परिकल्पनाएं हैं, क्या थ्योरीज है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुआ उसके बारे में कुछ कुछ थ्योरी दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निहारिका परिकल्पना के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे कि लैपलेस ने क्या उस निहारिका परिकल्पना में सुधार किया था, फिर चेम्बरलेन और मोल्टन ने क्या कहा था, उस सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो परिकल्पना था वो इमैनुएल कांट ने दिया था। इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थ के जो बादल घूम रहे थे उसके कारण ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिसे निहारिका भी कहा जाता है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ब्लैक कलर का जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये वाइट कलर की जो पट्टी है, ये गैस और अनेक बादल घूम रहा है साथ में, इसी को निहारिका कहते हैं। ठीक है, इमैनुएल कांट का कहना था कि यही निहारिका के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में लैपलेस आए। लैपलेस ने इन परिकल्पना को थोड़ा सा सुधार करते हुए बताया कि नेब्यूला के साथ साथ और भी संवेग, कोणीय संवेग के बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गया, एक जगह एक बादल के छल्ले की तरह इस तरह से बन गया। धीरे धीरे ये बनते चला गया। बाद में यही छल्ला जाके ग्रहों में परिवर्तित हो गया। ये लैपलेस का परिकल्पना था, ये इनका थ्योरी था, इनका थेसिस था। इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस, ठीक है। बाद में चेम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार इनका कहना था कि हमारा जो सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है, सूर्य के पास से एक बहुत तेज से, बहुत तीव्र गति से एक तारा गुजरा। ये देख रहे होंगे आप, ये एक तारा गुजरा, ये स्टार सूर्य के बगल से गुजरा, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा एक सिगार के, देखिए सिगार के तरह लग रहा है, सिगार के आकार का टूट गया और धीरे धीरे वही टूटा हुआ हिस्सा ग्रह का निर्माण किया। ये कहना था चेम्बरलेन और मोल्टन का कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निहारिका होता क्या है, इस पे बात करते हैं। निहारिका या नेब्यूला, इंग्लिश में वर्ड होता है नेब्यूला, नेब्यूला, इसी को हिंदी में निहारिका कहा जाता है। निहारिका या नेब्यूला से तात्पर्य है एक गैस और धूलों का एक पदार्थ है, एक बादल के तरह घना हुआ पदार्थ। ये पिक्चर देख रहे होंगे आप, एक बादल टाइप का बना हुआ है जिसमें गैस और भी पदार्थ, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर सब भरा हुआ है, इसी को निहारिका कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं एस्टेरॉइड्स किसको कहते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह भी हिंदी में कहा जाता है। सौर मंडल के बाह्य ग्रह में जो पार्थिव ग्रह है, जो छोटे छोटे पिंड में टूटा हुआ है, अक्सर ये देख रहे होंगे, ये पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह के पिक्चर में जो घूम रहा है, अक्सर एक वाइट सफ़ेद कलर की पट्टी में घूमते रहता है, की परिक्रमा करते रहते हैं। इस तरह के जो पिंड होते हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार अभी हमने पिछला स्लाइड में पढ़ा है कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का जीवन का विकसित होना चालू हो गया था। तो इसका आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, चलिए अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। अब बिग बैंग थ्योरी को एक दूसरा नाम, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसा परिकल्पना जिसके अनुसार माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है। जैसे आप एक छोटा ये पिक्चर देखिए, ये पहला पिक्चर में सभी आकाशगंगा आपस में बहुत नज़दीक में है। फिर इस पिक्चर में देखिए सभी आकाशगंगा के बीच की दूरियां बढ़ गई।
फिर इस पिक्चर में देखिए सभी आकाशगंगा के बीच की दूरियां अभी भी बढ़ रही हैं। इन सभी कारणों से इस ब्रह्मांड को विस्तारित परिकल्पना भी कहा जाता है। अभी भी माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड समय दर समय बढ़ रहा है। इस बात का प्रमाण एडविन हबल ने 1920 में दिया था। अब बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी को 3 अवस्थाओं में समझिए ध्यान से। इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले माना जाता है कि ब्रह्मांड के बनने वाली सभी पदार्थ एक छोटी सी गेंद के अंदर मौजूद था। ये ध्यान से पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी गेंद के अंदर ब्रह्मांड के बनने वाले सभी पदार्थ मौजूद थी। अब इस छोटी सी गेंद में अनंत तापमान और अनंत घनत्व था। ठीक है, ये पहला अवस्था में था। पहला अवस्था में क्या था कि एक छोटी सी गेंद के अंदर ब्रह्मांड के बनने वाली सभी पदार्थ मौजूद थी और उस गेंद के अंदर अनंत तापमान और अनंत घनत्व था। अब क्या हुआ, अत्यधिक परमाणु जो एक जगह पे संचित हो गया, इस छोटी सी गेंद के अंदर अत्यंत परमाणु जो संचित हो गया, जमा हो गया, इसके कारण इस गेंद में विस्फोट हो गया और इस गेंद के विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का विकास हो गया। माना जाता है कि गेंद के फटने के 1 सेकेंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसके बाद इसका तीसरा अवस्था में माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के लगभग 3 लाख वर्षों के बाद तापमान 4500 केल्विन तक कम हो गया और पदार्थ का परमाणु पदार्थ में बदलने लगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसको और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर कैसे आकाशगंगा का निर्माण हुआ, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा ध्यान से एक बार और समझिए। मैं समराइज करता हूँ कि ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी 13.7 अरब वर्ष पहले माना जाता है लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जितने भी पदार्थ हैं, जिन चीज़ों से ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता था, वो सभी एक छोटी सी गेंद के अंदर मौजूद थी। अब उस गेंद के अंदर अत्यंत तापमान और अत्यंत घनत्व था। अब अत्यंत तापमान जमा हो जाने के कारण उस गेंद में विस्फोट हुआ। उस गेंद के विस्फोट होने के कारण हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, इसे ही बिग बैंग थ्योरी या फिर विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं सौरमंडल में खगोलीय पिंड, तारा, ग्रह, आकाशगंगा, ये सभी क्या होता है। इन सभी के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं मौजूद हैं, चाहे वो ग्रह है, तारा है, चंद्रमा है, एस्टेरॉइड्स है, या फिर धूमकेतु है, या फिर आकाशगंगा है, वो सभी चीज़ों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारा पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है और हमारा सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। अब बात करते हैं कि किस तरह का खगोलीय पिंड है। ठीक है, सबसे पहले अब तारों के बारे में बात करते हैं। तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, उनको चमकने के लिए किसी और के प्रकाश या ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है, वैसे खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। जैसे हम सूर्य की बात की जाए तो सूर्य एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद का ऊष्मा और खुद का लाइट है। ठीक है, तो सूर्य को हम तारा कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रह क्या होता है। तो ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी तारे का परिक्रमा करता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, पृथ्वी, अर्थ एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है। प्लस पृथ्वी या फिर ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी और तारे के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो वरन वो किसी और के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करता हो, वैसा खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा तारों, ग्रहों और गैस का एक विशाल संग्रह होता है। उस संग्रह के अंदर
अरबों लाखों तारे और अरबों लाखों ग्रह हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये गैलेक्सी का पिक्चर है, एक गैलेक्सी का पिक्चर है। इस गैलेक्सी के अंदर अरबों तारे और अरबों ग्रह और अरबों बादल गैस के मौजूद हैं। अब ये मौजूद एक जगह पे ही क्यों होते हैं? तो मौजूद एक जगह पे ही इस गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। ग्रेविटेशनल मीन्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं लिख के, लाइट ईयर, लाइट प्लस ईयर। ठीक है, एक लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी के मापने का एक इकाई होता है। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी के मापने का एक इकाई है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है, जिसके कारण प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी 8.311 मिनट है। इसीलिए हम जानते भी होंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8.311 मिनट लगता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो माना जाता है कि लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले, ये अरब है सॉरी, अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हो गया। तो शुरुआत में जैसे मैंने बिग बैंग थ्योरी बताया कि ब्रह्मांड एक छोटी सी गेंद थी, गेंद के अंदर अनंत तापमान था, अनंत तापमान के फटने के बाद उस गेंद से जो पदार्थ निकला बाहर, उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का कोई वितरण नहीं था। किसी, देखिए जो गैलेक्सी था, जितना भी गैलेक्सी था, अब इस गैलेक्सी के पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, इसके पास कम हो सकता है, यही हुआ। इन प्रारंभिक घनत्व अंतरों ने गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर को जन्म दिया, जिसके कारण पदार्थ एक जगह एकत्र होना स्टार्ट हुआ। ये जितना भी पदार्थ फटा था, किसी के, इसके पास ज़्यादा हो गया, इसके पास कम हो गया, थोड़ा एक जगह लेकिन एकत्र होना स्टार्ट किया। ये जो एकत्रित पदार्थ हुआ उससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आकाश गंगा के निर्माण में शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बना हुआ विशाल विशाल बादल था, जिसे हम निहारिका कहते हैं या नेब्यूला कहते हैं। उन नेब्यूला का एक जगह पे एकत्रित होना स्टार्ट हुआ। ध्यान से समझिएगा कि एक नेब्यूला आया, उसके जगह पे दूसरा नेब्यूला आया, फिर ऐसे करके नेब्यूला एक जगह पे संग्रहित होना चालू हुआ। अब ये जो विकास गैस का झुंड था एक जगह संग्रहित होकर धीरे धीरे इन्होंने ही तारों का निर्माण स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों के निर्माण के अवस्था, 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो सबसे पहला अवस्था में माना जाता है कि ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। अब कैसे हुआ, प्रथम अवस्था में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप शुरुआत में एक कोर का निर्माण हुआ। ये एक वाइट कलर का देख रहे होंगे, एक कोर का निर्माण हुआ। अब इस कोर के चारों ओर धूल और गैस के, देखिए ध्यान से देखिए, पिक्चर देखिए, इस कोर के चारों ओर गैस और धूल जो है सो चक्कर लगाने लग गया, जिसके कारण ये एक डिस्क, ये देख रहे हो एक डिस्क मैं हटा देता हूँ, एक डिस्क के तरह का, जिसके कारण गैस और धूल कण चक्कर लगाने लगे और एक डिस्क का विकास हुआ। ये ध्यान से देखिए आप, ये डिस्क का विकास हुआ। ठीक है, बाद में दूसरे अवस्था में गैस बादल जो है सो एक जगह उस कोर पे, ये देखिए दूसरा अवस्था ये है। दूसरे अवस्था में कोर आसपास छोटे छोटे पिंडों के साथ एक जगह जमा हो गए। इन पिंडों को ही ग्रहाणु कहा जाने लगा। फिर तीसरा और सबसे अंतिम अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सभी ग्रहाणु जो है सो मिलके एक ग्रह का रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ग्रह का निर्माण हो पाया। चलिए अब हम जानते हैं पृथ्वी का उद्भव। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ।
शुरुआत में पृथ्वी एक बर्फ का गोला आग का गोला था। उसमें बहुत ज़्यादा गैस था, हीलियम और हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे गैस, सौर पवन के कारण गैस बाहर निकला और फिर पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह आना स्टार्ट हुए। ये देखिए क्षुद्र ग्रह आना स्टार्ट हुए, जिनके कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होना स्टार्ट हुआ। ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बादलों का संचयन हुआ और बहुत बारिश हुआ। बारिश के कारण महासागरों का निर्माण हुआ और उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यही सब चीज़ इस स्लाइड में दोबारा है, बस इस स्लाइड में मैंने पिक्चर ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ सके। चलिए अब बात करते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चंद्रमा की उत्पत्ति को द बिग स्प्लैट भी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है यह घटना लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब हुआ क्या था कि मंगल ग्रह से भी 3 गुना बड़ा पिंड आकाश में पृथ्वी से जाकर टकरा गया। ये पिक्चर में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, आकाश में पृथ्वी से जाकर टकरा गया, जिसके कारण पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और बाद में ये टूटा हुआ हिस्सा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल हो गया और पृथ्वी का ही चक्कर लगाने लग गया, जिसके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस चैप्टर में आज इतना ही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।